नमस्कार। देखिए, इससे पहली वाली वीडियो में हमने प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी यानी स्वभाव नेचर के आधार पर सेक्टर्स, क्षेत्र की चर्चा की थी। अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो पार्ट 1 को नहीं देखा तो पहले उसको जाकर देख लीजिए, तभी आपको आगे समझ में आएगा। अब हम चर्चा करते हैं शर्त, टर्म, कंडीशन के आधार पर सेक्टर्स को कितने भागों में बांटा जाता है, क्या इसके फायदे, क्या इसके नुकसान है। स्वामित्व, ओनरशिप के आधार पर सेक्टर्स को कितनी भागों में बांटा जाता है, क्या इसके फायदे, क्या इसके नुकसान है। हम इन सबको एक एक करके समझते हैं। ठीक, देखिए, दूसरा है शर्त के आधार पर, टर्म कंडीशन के आधार पर। ये बताता है भैया नियम कानून क्या क्या है, शर्तें क्या क्या है, मतलब नियम कानूनों के अनुसार काम वाम चल रहा है कि नहीं, कि ऐसे ही चल रहा है धुआंधार। जब मन तब आ गए, जब मन तब चले गए, जब मन तब खाने को बैठ गए, जब मन तब बतियाने लगे, जब मन तब बीवी को लेकर घूमने निकल गए। टाइम वाइम फिक्स है कि नहीं, सैलरी वैलरी फिक्स है कि नहीं, छुट्टी मुट्टी मिलता है कि नहीं, पीएफ वगैरह कटता है कि नहीं। अगर ये चारों चीजें फिक्स है, टाइम फिक्स है, सैलरी फिक्स है, छुट्टी अवकाश फिक्स है, पीएफ कटता है, तो संगठित। अगर ये चारों चीजें फिक्स नहीं तो असंगठित। ध्यान समझिए। देखिए, पहला है संगठित क्षेत्र, ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब क्या होगा इसमें, अगर आपका टाइम फिक्स है, सैलरी फिक्स है, छुट्टी फिक्स है, पीएफ कटता है, तो आप किसमें आओगे, संगठित ऑर्गेनाइज सेक्टर में। और कौन कौन आएगा इसमें, जितने भी सरकारी कार्यालय होंगे। देखिए, सरकारी काम पूरा संगठित ही होता है। अब वो बात अलग है कि गांव वगैरह में सरकारी मास्टर प्रेजेंट लगाकर भैंसिए चराने चला जाता है, वो संगठित ऑर्गेनाइज होकर भी असंगठित अनऑर्गेनाइज का काम कर देता है। क्या करें, होता है। और कौन कौन आएगा इसमें, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी, जैसे टाटा, रिलायंस, बीमा कंपनी, एयरलाइन, ऑटोमोबाइल फैक्ट्री, बीएसएनएल, आईटी कंपनी, कितनी सारी आईटी कंपनी होती, टेलीकॉम, सभी किसमें आएंगी, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, संगठित में आएगी। देखना, सबका टाइम फिक्स होगा, सैलरी फिक्स होगी, छुट्टी अवकाश होगा, पीएफ कटता होगा। तो इसमें कौन कौन आएगा, जितना भी सरकारी काम होगा पूरा संगठित, और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी होंगी पूरा संगठित। जो छुटका मुटका काम होता है, टुचकुलिया काम होता है, वो किसमें आता है, किसमें आता है, अनऑर्गेनाइज में आता है। अब आप बताइए, किसी का किराने का दुकान है, किराने का दुकान क्या संगठित ऑर्गेनाइज में आ जाएगा क्या, उसका कोई टाइम फिक्स है, सैलरी फिक्स है, पता आज अरे भैया उसका खुद का मूड है, कहो तो आज खोल दे, कहो तो कल खोल दे, कहो तो 1 घंटे बाद खोले, कहो तो बिल्कुल ना खोले, तो संगठित ऑर्गेनाइज में कैसे आ जाएगा। आप बताइए, कोई धनिया पत्ती बेच रहा है, क्या संगठित ऑर्गेनाइज में आ जाएगा। पता चला आज ठेल लगाया, कल को बीवी लेके घूमने निकल जाएगा, उसका कोई टाइम फिक्स है, सैलरी फिक्स है, पीएफ कट रहा है। कोई मतलब मान के चलो कि गोलगप्पे बेच रहा है, गोलगप्पे, उसका कोई टाइम फिक्स है, सैलरी फिक्स है, किस में आएगा, अनऑर्गेनाइज में आएगा। अब आप बताइए, खेती किस में आएगी, संगठित ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगी क्या। अरे भैया उसका मूड है, जब मन तब उठाएगा गेंडी फावड़ा, चल देगा। जब मन था बीवी के फोन पर, हेलो हाँ चुन्नू की तबीयत खराब हो गई, घर आ जाओ, हाओ हाओ हाओ। बताइए उसका क्या टाइम फिक्स है, सैलरी फिक्स है, उसका पीएफ कट रहा है। तो खेती किस में आएगी, अनऑर्गेनाइज में आएगी, असंगठित में आएगी। देखना, आप इसके लिए सिर्फ 2 कंडीशन याद रखो, जितना भी सरकारी काम होगा पूरा संगठित, जितना भी बड़ा बड़ा कंपनी होगी पूरा संगठित। जो ठुचका मुचका काम होता है, टुचपुंजिया काम होता है, छुटका मुटका काम होता है, वो सब किस में चला आता है, वो सब अनऑर्गेनाइज, असंगठित में चला जाता है। अब आप बताइए, किस किस के पापा संगठित ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, मतलब कोई सरकारी काम करते हैं या किसी बड़ी कंपनी में है, जैसे टाटा, रिलायंस, बीमा, एयरटेल, टेलीकॉम, आईटी, बीएसएनएल, ऑटोमोबाइल फैक्ट्री। देखना, सबका टाइम फिक्स होगा, सैलरी फिक्स होगी, पीएफ कटता होगा, छुट्टी अवकाश, आपके पापा वगैरह भी तो होंगे। अगर वो संगठित क्षेत्र में होंगे तो देखना उनका पैसा मतलब सैलरी फिक्स होगी, टाइम फिक्स होगा, पीएफ कटता होगा, सैलरी वगैरह मिलती हो। अब इसकी खराबी देखिए, इसमें ना इतना नियम कानून होता है, इतना ना कागजी कार्रवाई होती है कि इंसान एकदम पगलाया जाता है। छुट्टी फिक्स होती है, अगर एक्स्ट्रा छुट्टी चाहिए बहुत मुश्किल से मिलती। अगर 5 दिन की सपोज छुट्टी एक्स्ट्रा मिल भी गई और आप पहुंचे 2 हफ्ते बाद, हो सकता है आपको टर्मिनेट, सस्पेंड कर दी जाए। तो भैया इसमें नियम कानून बहुत होते हैं। इसमें क्या, नौकरी भी इसमें आसानी से नहीं मिलती, लेकिन एक बार मिल गई, खासकर सरकारी, फिर इंसान ढंग से काम नहीं करता, उसके अंदर काम चोरी आ जाती है। इसमें प्रमोशन भी जल्दी नहीं होता, अगर और कोई छोटी गलती कर दी, हो सकता है आपको और नीचे फेंक दिया जाए। सपोज आप दरोगा हो और आपने कोई गलती कर दी, सपोज वहां का कोई विधायक है, हो सकता है आपको अपने गेट पे खड़ा कर दे, भैंसों को चारा डालो, मालिश करो। आप किसी बड़ी कंपनी में हो, मैनेजर की पोस्ट पे, और कोई गलती कर दी तो आपको चपरासी बना दिया जाए। तो भैया इसमें क्या होता है कि आपको नियम कानून बहुत फॉलो करने पड़ते हैं, बिना नियम कानून के इसमें काम नहीं चलता। ये होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर। जितनी भी सरकारी काम होगी ऑर्गेनाइज, जितना भी बड़ा बड़ा काम होगा ऑर्गेनाइज। अब इसका फायदा देखिए, इसका फायदा यही है कि आपकी ना लाइफ सुरक्षित रहती है, पीएफ कटता है जिससे कि आपको बुढ़ापे में पेंशन मिलती है, इसमें आपको इज्जत सम्मान मिलता है। नहीं सर,
नहीं तो तनी चले जाओ अनऑर्गेनाइज में, असंगठित में बोरे के माध्यम से गाली मिलती है, बोरा भर भर के गालियां मिलती है। इसमें बैंक आसानी से लोन दे देता है। देखना ही जब बैंक में कोई सरकारी कर्मचारी जाता है या ऑर्गेनाइज सेक्टर का व्यक्ति जाता है, सर कार के लिए लोन चाहिए या घर के लिए लोन चाहिए, सर आप मेरी कुर्सी बैठ जाइए, सर चाय बनवा दे, सर के लिए मेरी वाली चाय लेके आ, सर आप यहाँ बैठिए मेरी, और वहीं पहुंच जाए दिहाड़ी मजदूर, तो बैंक वाले मन ही मन सोचते हैं मैं किसी दीवार में अपना सर मार लूं, क्या करूं मैं इसका, ये अंदर घुसने से पहले मर क्यों नहीं गया, इसको मर जाना चाहिए था। बताओ लोन लेने आ गया तो क्या करें, उनको भी स्टेबिलिटी दिखती है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है, सैलरी फिक्स होगी, टाइम फिक्स होगी, बराबर हमारी किस्त आएंगी। अब देखिए असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अगर आपका टाइम फिक्स नहीं, सैलरी फिक्स नहीं, छुट्टी फिक्स नहीं, अवकाश फिक्स नहीं, पीएफ का अता पता नहीं, इज्जत सम्मान का अता पता नहीं, तुरंत समझ जाना आप किस में आते हो, असंगठित अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हो। और कौन कौन आएगा इसमें, दिहाड़ी मजदूर, रेहड़ी पटरी, मोची, रिक्शा चलाने वाला, छोटे दुकानदार, घरेलू नौकर, नौकरानी, नाई, कचरा बीनने वाला, सब किस में चले आते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में चले आते हैं। बेचारों की बहुत दुर्दशा होती है दिहाड़ी मजदूरों की, उनका ठेकेदार सुबह शाम उनको घर आता ही रहता है, जब मन तब लतिया देता है। रेहड़ी पटरी जो फुटपाथ वगैरह पर ठेला वगैरह लगाते, चाट, मोमो, पानी पूरी, सब्जी भाजी के ठेला, जिनको स्ट्रीट वेंडर कहा जाता है, यह रेहड़ी पटरी बेचारों की बहुत दुर्दशा होती है। कभी नगर निगम बाहर लतिया देते, उठा के फेंक देते, तो कभी कोई चिरकुट दवा खा पी कर चला जाता, पैसा ही नहीं देता। रिक्शा चलाने वाला कितनी किल्लतें भोगना पड़ती है उसको, कितना सुनना पड़ता है, तब जाकर वो रिक्शा चला पाता है। छोटी दुकानदार, जिसकी छोटी दुकान होती है, उसको भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, घरेलू नौकर, नौकरानी, नाई, बाल काटने वाला, कचरा, सब किस में आता है, अनऑर्गेनाइज में आते हैं। जितना भी छुटका मुटका काम होगा, टुचपुनिया काम होगा, सब किस में चला आता है, असंगठित अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। न इनका टाइम फिक्स होता है, न सैलरी फिक्स होती है, न छुट्टी फिक्स होती है, न पीएफ कटता है। सब भैया बोलती हैं बुरा लगता है यार, ये दुख खाए खत्म नहीं होता। तो अब आप बताइए किस किस के पापा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, मतलब दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, या रेहड़ी पटरी, चाट, गोलगप्पे, मोमो बेचते हैं, रिक्शा चलाते हैं, जूते पॉलिश करते हैं, मोची का काम करते हैं, घरेलू नौकर, नौकरानी है, नाई है, बाल काटते हैं, दुकान है। आप अपने बाप को राजा की उपाधि दिया करो, पता नहीं किसकी गालियां सुनकर आ रहे हैं। अब इसके फायदे देखिए, मन चंगा तो कटौती में गंगा, कोई नियम कानून नहीं, जब मन तब उठाया थोड़ा चले गए दिहाड़ी मजदूरी पर, जब मन तब उठाया थोड़ा चले गए रेहड़ी पटरी पर, चाट, मोमो, गोलगप्पे बेच रहे, जब मन तब उठाया थोड़ा चले गए रिक्शा, ऑटो चलाने, जब मन तब उठाया थोड़ा चले गए कचरा बीनने। इसमें कोई नियम कानून है, कोई टाइम फिक्स है, कोई सैलरी पीएफ कट रहा है उनका, तो भैया ये सब क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो इसमें ये होता है, देखिए हर एक चीज की कुछ ना कुछ नुकसान होते, कुछ ना कुछ फायदे होते। इधर नियम कानून थे, लाइफ सुरक्षित थी, इधर कोई नियम कानून नहीं, लाइफ असुरक्षित। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, ओनरशिप के आधार पर। ये बताता है भैया मालिक कौन है, क्या मालिक सरकार है, अगर मालिक सरकार है तो सार्वजनिक, पब्लिक, अगर मालिक कोई निजी व्यक्ति है तो निजी, प्राइवेट, अगर मालिक सरकार निजी दोनों है तो संयुक्त, ज्वाइंट वेंचर या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अगर सरकार का तनी मनी सपोर्ट है तो सहकारी, कोऑपरेटिव। ध्यान समझिएगा, देखिए पहला है सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर, मालिक कौन होगा, सरकार, सब कुछ किसके अंडर में होगा, सरकार के। जैसे कि फिर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स कॉर्पोरेशन क्या है, पब्लिक सेक्टर है। एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन क्या है, पब्लिक सेक्टर है। ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन क्या है, पब्लिक सेक्टर है। डाकघर, रेलवे, बैंक, सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, हॉस्पिटल, पुलिस, नगर निगम, सार्वजनिक शौचालय, सब क्या है, पब्लिक सेक्टर है। सब किस में आएगा, पब्लिक सेक्टर में आएगा। देखना उस पर लिखा होगा, प्लीज आई हम्बली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू नॉट टू डैमेज दिस प्रॉपर्टी, दिस इज ए पब्लिक सेक्टर, पब्लिक प्रॉपर्टी, काइंडली कीप इट क्लीन एंड सेफ। यह संपत्ति तुम्हारे अब्बू की नहीं है जो तुम्हें इससे डैमेज कर रहे हो, खराब कर रहे हैं। यह संपत्ति तुम्हारी खुद की है, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी की है, कृपया इसे नुकसान ना पहुंचा, साफ सुथरा रखे। और यही इसकी सबसे बड़ी खराबी है, इसका मैनेजमेंट हमेशा आपको चौपट मिलेगा। आप चले जाओ सरकारी स्कूल में, सरकारी कॉलेज में, सरकारी डाकघर में, सरकारी हॉस्पिटल में, देखना उसका कर्मचारी अपने आप को खुदा बताता है मैं हूं तो कोई है ही नहीं। लाल फीताशाही, नौकरशाही, भ्रष्टाचारी, उनमें कूट कूट कर भरी मिलेगी। जो काम 1 घंटे में हो रहा होगा ना, जबरन उसको 1 महीना खींच देगा।
आपने देखा नहीं, जब आप सरकारी इस हॉस्पिटल और कॉलेज वगैरह में जाते हो तो भैया 1 घंटे का काम 15 दिन बाद आना, 2 महीने बाद आना, 3 महीने बाद, ऐसे करके नहीं खींच देते। तो इसमें देखना, इसका मैनेजमेंट हमेशा आपको चौपट मिलेगा। दूसरा ये होता है कि इसके कर्मचारी इसको करके रखे हुए हैं, दूर से देख के लग जाता होगा हाँ ये सरकारी चीज है, गवर्नमेंट चीज है। तो पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी खराबी क्या होती है कि इसका मैनेजमेंट हमेशा आपको चौपट मिलेगा। मेरे करीबी का एक्सीडेंट हुआ था सुबह के 11 बजे, स्ट्रेचर मिला था शाम के 7 बजे, बेचारा चल बसा। तो इसका मैनेजमेंट जबरदस्त होता है। एक वीडियो था, पता नहीं उसकी बेटी थी कौन था, उसका कुछ पैसा था बैंक में, जब उसका वो मर गई तो उसका बाप बैंक में पैसा मांगने गया, सब मेरे पैसे दे दीजिए। तो बैंक वालों ने उससे बोला इस सबूत लेकर आओ। अब भैया उसके पास कोई सबूत ही नहीं, वो चला तो 15 दिन पहले का कंकाल निकाल के लाया। बेचारे का कितना ही पैसा होगा, 10 से 15 हजार रुपया। मतलब इसके कर्मचारी अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। तो इसकी खराबी यही होती है कि इसका मैनेजमेंट हमेशा चौपट मिलेगा। दूसरा, इसके नौकर जो होते हैं ना, कर्मचारी, वो अपने आप को खुदा मान के बैठे हैं। अब इसका फायदा देखिए, इसका फायदा यही होता है कि भैया ये राष्ट्रीय विकास करता है, बहुत भयानक राष्ट्रीय विकास करता है। जो बताता है ना उसी को खत्म कर देता है। जैसे कि NSSO जो भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी के आंकड़े जारी करता था, कहां गया? खत्म। ये जन कल्याण करता है, बहुत भयानक जन कल्याण करता है। जो कोई मर गया तो उसको एम्बुलेंस नहीं मिलनी चाहिए किसी भी हालत में, तो ये जन कल्याण करता है, राष्ट्रीय विकास करता है, बहुत भयानक विकास करता है। अब आप बताइए किस किस के पापा सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं? देखिए, भेल में है, NTPC में है, या ONGC है, डाकघर, रेलवे, सरकारी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल में है, नगर निगम में है, पुलिस में है। देखना पक्का रिश्वतखोर होंगे, कामचोर होंगे। देखिए सभी नहीं होते, लेकिन हाँ सभी होते हैं। तो इसकी फायदा क्या होता है कि ये राष्ट्रीय विकास करता है, बहुत भयानक राष्ट्रीय विकास करता है। अब अपने बाप से एक बात जरूर कहना कि पापा जी, जहां से आप पैसा कमा रहे हो ना, जिस जगह से आप पैसा कमा रहे हो उसमें किसी गरीब का पैसा लगा है, थोड़ा ईमानदारी जरूर बरतिएगा। तो समझ में आया इसका खराबी क्या है? इसका मैनेजमेंट हमेशा आपको चौपट मिलेगा, और इसका फायदा होता है कि ये राष्ट्रीय विकास करता है, बहुत भयानक राष्ट्रीय विकास करता है। ये जन कल्याण करता है, इतना जन कल्याण करता है, अगर कोई मर गया तो उसको किसी भी हालत में एम्बुलेंस नहीं मिलनी चाहिए, ये इसका काम है। अब देखिए दूसरा है निजी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। सब मालिक कौन होगा? कोई भी निजी व्यक्ति, जैसे कि रिलायंस, टाटा, विप्रो, HDFC, एक्सिस, ICICI, महिंद्रा, मारुति, अडानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, इन्फोसिस, ये सब क्या है? निजी सेक्टर है, जिसमें सरकार का कोई रोल ना हो, सब क्या है? निजी सेक्टर है। इसकी खराबी देखिए, इसकी खराबी यही होती है, ये सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना चाहते हैं। तुम देखना, जब आप किसी प्राइवेट यहाँ इंसान के यहाँ काम करते होंगे, या आपके पिताजी करते होंगे, तो उसका मेन फोकस काम पर रहता होगा, मेरा ज्यादा से ज्यादा काम हो। तुम बीमार हो, तुम्हारे घर में कोई समस्या हो, उससे कोई लेना देना नहीं, उससे सिर्फ उसके काम से लेना देना होता है। मेरा ज्यादा से ज्यादा काम हो, सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों का शोषण करना है, पर्यावरण भाड़ में जाए, हमें उससे कोई लेना देना है, हमें तो सिर्फ फायदा होना चाहिए। तो ये क्या होता है? ये सिर्फ लाभ कमाने पर ध्यान देते हैं, इनकी बस यही सबसे बड़ी खराबी होती है। ये थोड़ा सा भी ऐसा नहीं करते कि भाई किसी को दिक्कत हो रही, नहीं, इनको सिर्फ अपने काम से मतलब होता है, चाहे वो रिलायंस हो, टाटा हो, HDFC हो, सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ देखते हैं। अब इसका फायदा देखिए, इसका फायदा यही होता है कि भैया निजी सेक्टर ही होता है जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है। भैया गवर्नमेंट कितना ही रोजगार दे पाती है? 146 करोड़ में 3-4 करोड़ या ज्यादा से ज्यादा 5 करोड़। अरे भैया 5 करोड़ लोग सरकारी काम कर रहे होंगे, PM से लेकर PUN तक। बाकी का 100 करोड़ कहाँ लगा हुआ है? निजी सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में। देखो 146 करोड़ है, 5 करोड़ सरकारी काम कर रहा है, PM से लेकर PUN तक। बचा 100 करोड़ कहाँ लगा हुआ? बचा 100 करोड़ कहाँ लगा हुआ है? निजी सेक्टर में। 40 करोड़ में तो बुजुर्ग बच्चे आ जाएंगे, तो बचा 100 करोड़ कहाँ लगा हुआ है? निजी सेक्टर में। फिर वो झाड़ू पोंछे वाली से लेकर बर्तन धुलने वाली तक सब कहाँ पे लगा हुआ है? निजी सेक्टर में। देखिए निजी सेक्टर ही होता है जो नई नई चीजों की आविष्कार करता है। सरकार के पास इतना टाइम कहाँ, खुद का काम तो ढंग से कर नहीं पाती, क्या आविष्कार करेगी? आज भी पूरी कृषि व्यवस्था कितनी पुरानी टेक्नोलॉजी पर आधारित है, कुछ किया? कुछ नहीं किया। तो ये क्या करता है? नई नई चीजों का आविष्कार करता है, निजी लोग ही आविष्कार करते हैं। कौन सी सरकार ज्यादा मतलब इतना वो करती है? निजी सेक्टर ही होता है जिसमें काम बहुत स्पीड में होता है। आप चले जाओ सरकारी स्कूल में और चले जाओ प्राइवेट स्कूल में, आपको फर्क दिख जाए।
अब आप बताइए किस किस के पापा निजी सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, मतलब कि रिलायंस, टाटा, विप्रो, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, महिंद्रा, मारुति, अंबानी, अडानी, टाटा, किसी भी प्राइवेट इंसान के यहाँ काम कर रहे हो, सब किस में आएगा? प्राइवेट सेक्टर में, निजी सेक्टर में आएगा। देखना उन पर काम का बहुत प्रेशर रहता होगा। अब देखिए तीसरा है संयुक्त सेक्टर या ज्वाइंट वेंचर या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मालिक कौन होगा? सरकार निजी दोनों, 50-50 के हो सकते हैं, 50-60 के हो सकते हैं, 70-30 के हो सकते हैं, कुछ भी हिस्सेदारी हो सकती है। देखिए ये स्कीम सबसे बढ़िया है। देखिए कैसे सरकार जब भी कोई काम करने जाती है तो सबसे पहले कहती है हमारे पास पैसा ही नहीं। अरे भैया पैसा की बाद में जरूरत है, पहले इसकी जरूरत है, इसकी इच्छा शक्ति की जरूरत है, करना है कि नहीं। सपोज किसी के पास पूरा भर के पैसा रखा है, अब भैया उसका मन ही नहीं है कुछ करने का, तो कैसे होगा? तो सरकार क्या करे, जब भी कोई काम करने जाए क्या करे, सपोज यहाँ से यहाँ तक सड़क गुजारनी है, सपोज भोपाल से लेकर जम्मू कश्मीर तक एक्सप्रेस वे निकालना है, तो सरकार क्या करे, 2-3 ऐसे लोगों को पकड़े जिनके पास पैसे का अंबार है, जैसे कि टाटा, अंबानी, अडानी। सरकार इन एलोन मस्क के बच्चों से कहे हम भोपाल से लेकर जम्मू कश्मीर तक एक्सप्रेस वे निकालने जा रहे हैं, तुम कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे? अंबानी, अडानी, टाटा, बदले में हमको क्या मिलेगा? अरे महाराज जितना परसेंट आप लगाओगे उतना परसेंट लाभ मिलेगा। ठीक है, तो सपोज अडानी ने दे दिया बालू गिट्टी दे दी, सपोज अडानी ने, अंबानी ने दे दिया सीमेंट, टाटा ने दे दिया लोहा और सरकार ने दे दिया जमीन खरीद कर। सपोज सरकार का 40% और अडानी, अंबानी, टाटा का 20% एक्सप्रेस में बनके तैयार। अब सरकार क्या करे, प्रत्येक 50 किलोमीटर पर एक टोल टैक्स ठोक दे। अब इस टोल टैक्स से जितना भी पैसा आएगा 40% सरकार की जेब में, 20% अडानी की जेब में, 20% टाटा की जेब में, 20% अंबानी की जेब में। बताइए चारों को फायदा हुआ कि नहीं? बताइए चारों को फायदा हुआ कि नहीं? और बताइए विकास हुआ कि नहीं? अब भैया सरकार कहती है हमारे पास पैसा ही नहीं। अरे पैसा की बाद में जरूरत है भैया, पहले इसकी जरूरत है, इच्छा शक्ति की जरूरत है, इसकी जरूरत है। समझ में आया सर? तो सरकार को क्या करना चाहिए, हर एक काम में ज्वाइंट वेंचर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लेकर आना चाहिए। पता चला सरकार सेना के मामले में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लेके आ गई, आधी सेना अडानी की, आधी सेना सरकार की, तख्ता पलट हो जाएगा भैया। लेकिन हाँ, विकास के जितने भी काम होता है सब में क्या रखना चाहिए, ज्वाइंट वेंचर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रखना चाहिए। इससे रोजगार मिलता है, फायदा भी होता है और क्या मेंबर्स को लाभ भी होता है। अब आप बताइए, सपोज सरकार के पास 400 करोड़ रुपया है, ठीक है, अगर सरकार 400 करोड़ का 400 करोड़ रुपया एक ही जगह ठोक देगी, बताइए विकास हो पाएगा क्या? कभी नहीं हो पाएगा। सरकार क्या करे, इन 400 करोड़ रुपया है ना, तो इन 400 करोड़ के 100 करोड़ के 4 प्रोजेक्ट लेकर आए और चारों प्रोजेक्टों में 2-3 ऐसे लोगों को पकड़े जिनके पास पैसा है, इधर भी विकास, उधर भी विकास, इधर भी फायदा, उधर भी फायदा। तो भैया विकास ही विकास। तो इससे क्या होता है कि हमारा विकास भी होता है और रोजगार मिलता है और मेंबर्स को लाभ भी होता है। लेकिन क्या करती है सरकार के पास, अगर 400 करोड़ रुपया है ना, तो एक ही जगह ठोक देती है, ना विकास होता है ना कोई काम होता है, जनता उल्टी गालियां देती है। तो सरकार को क्या करना चाहिए, हर एक काम को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना चाहिए। अब आप बताइए किस किस के पावर ऐसी जगह काम कर रहे हैं जो जिसमें पैसा है, सरकार का भी लगा हो और निजी सेक्टर का भी लगा हो, जैसे कि कैंपो गोवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या है, इसमें निजी भी पैसा लगा है, निजी लोगों का, और सरकार का भी पैसा लगा है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दोनों का पैसा लगा है। यमुना एक्सप्रेसवे, निजी सरकार, दोनों को पैसा लगा है। दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे, दोनों को पैसा लगा है। तो भैया इससे क्या होता है, इसका फायदा क्या होता है कि इससे फायदा ये होता है, इससे बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को यूं सॉर्ट आउट किया जा सकता है। निजी लोगों की तकनीक और सरकार का सहयोग किसी भी काम को फाड़ के रख सकता है। तो समझ में आया, ये सबसे बढ़िया स्कीम है। अब देखिए चौथा है क्या, सहकारी सेक्टर या कोऑपरेटिव सेक्टर। देखिए सरकार इसमें
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरह पूरी पार्टनर नहीं बनती, बस तनी सा सपोर्ट कर देती है, जैसे तकनीक सहायता दे देती है, लोन वगैरह दिलवा देती है, शिक्षा प्रशिक्षण दे देती है। तो इसमें सरकार पार्टनर नहीं बनती, बस तनी सा सपोर्ट कर देती है ताकि ये आगे बढ़ सके। जैसे कि इफ्को क्या है, सहकारी है, भारत का सबसे बड़ा सहकारी क्या है, इफ्को, जो उर्वरक खाद बीज का काम करता है। अमूल कितना बड़ा हो गया, सांची, सरस डेयरी, नंदनी, अपना बैंक वगैरह भी होती है सहकारी। तो इनमें सरकार का क्या रोल होता है, तनी से सपोर्ट कर देती है, कानून बना देती है इनके लिए, अलग से इनको तकनीकी सहायता दे देती है। तो ये सरकार का इसमें पार्टनर नहीं बनती, वो सपोर्ट कर देती है। जैसे GCMFF हो गया, NFED हो गया, इनमें सरकार का यही रोल होता है, तनी से सपोर्ट करती है। इसमें मेन रोल होता है समिति, 10-12 लोग मिलकर समिति बना ले, सदस्य 10-12 सदस्य मिल जाए, 4-5 सदस्य, तो इनमें इस तरीके से काम चलता है। देखिए इसकी खराबी होती है कि इसमें हमेशा पूंजी घटा रहेगा, और इसका फायदा यही होता है कि ये गांव वगैरह में ग्रामीण लोगों को ऊपर जाने में मदद करते हैं, मतलब उठने में मदद करते हैं ये सहकारी। तो समझ में आ गया। और इसकी खराबी एक ही हो सकती है। देखिए संयुक्त सेक्टर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की खराबी एक ही हो सकती है। कभी कभी क्या होता है कि सपोज सरकार और निजी सेक्टर को लेकर कोई डील हुई, तो सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक सड़क गुजार रही है। अब भाई डील हो गई सरकार और किसी निजी व्यक्ति के बीच में, अब भैया सरकार का बीच में मूड ही बदल गया, नहीं ये सड़क ऐसी नहीं जाएगी, यहाँ से ऐसी जाएगी। अब भैया निजी सेक्टर कह रहा है, अरे वो बीच में किसी का खेत आता है, अरे कोई बात नहीं, वो कानूनी अधिकार है, हम छीन लेंगे। देख रहे हैं आप। तो कभी कभी क्या होता है, इसमें निजी का और सरकार का दोनों का लक्ष्य अलग अलग हो सकता है, गोल अलग अलग हो जाता है। लेकिन हालांकि इससे पहले जब भी ज्वाइंट वेंचर किया जाता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो एक MOU साइन होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उसमें सब कुछ लिखा होता है, किसका कितना % है, किसको कितना % लाभ मिलेगा, किसको कितना % क्या काम करना पड़ेगा, कौन क्या करेगा, ये सब कुछ MOU में लिखा होता है। ये ज्वाइंट वेंचर करने से पहले एक एग्रीमेंट होता है, MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं। अब ध्यान से समझिए। देखिए हमारा पहला क्या था, स्वभाव के आधार पर, नेचर के आधार पर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, केवल इंसान इन्हीं तीनों से पैसा कमाता है। फिर वो उत्पादन करके कमाता हो, प्रकृति से कमाता हो, या निर्माण विनिर्माण करके कमाता हो, या सेवा मदद करके कमाता हो। मतलब कि हमारी इकोनॉमी में, हमारी अर्थव्यवस्था में केवल इन्हीं तीनों से पैसा आता है। ये दोनों तो केवल ये बताते हैं जहां आप काम कर रहे हो ना, वो संगठित है कि असंगठित है। जहां आप काम कर रहे हो उसका ओनर कौन है, क्या ओनर उसका सरकार है, या कोई निजी व्यक्ति, या सरकार निजी दोनों है, या कोई सहकारी संस्था सदस्य है। अब आप बताइए, हम आपसे पूछते हैं कृषि किस में आएगी इन तीनों में से? भैया कृषि प्राथमिक आएगी, नेचर पर डिपेंड है। इन दोनों में से किस में आएगी? क्या संगठित में आएगी? उसका कोई कृषि का कोई टाइम फिक्स होता है, सैलरी फिक्स होता है, पीएफ करता है। असंगठित में आएगी कृषि, अनऑर्गेनाइज्ड है। इन तीनों में से देखिए, क्या कृषि कोई सार्वजनिक रूप से करता है, मतलब सार्वजनिक संपत्ति को जोत देता है? नहीं, निजी सेक्टर में ही आएगी। निजी कृषि जोतता है आदमी। हाँ, कोई होता है जंगल वगैरह में, जो जंगली एरिया होता है उसमें पब्लिक जो पड़ी रहती है उसको भी जोत देता है, तो ऐसा भी हो जाता है। अब आप बताइए डॉक्टर किस में आएगा इन तीनों में से? भैया सेवा मदद कर रहा है तो किस में आएगा? इसमें तो तृतीयक में ही आएगा, टर्सरी सेक्टर में ही आएगा। अब इसमें देखिए, अगर छोटका मोटका डॉक्टर है, क्लिनिक वगैरह खोल कर बैठा है, तो असंगठित में आ जाएगा, अनऑर्गेनाइज्ड में आ जाएगा। और अगर कोई सरकारी डॉक्टर है या किसी बड़े हॉस्पिटल में है, उसका टाइम सैलरी फिक्स है, तो किस में चला जाएगा? संगठित में चला जाएगा। इधर देखिए, अगर डॉक्टर सरकारी है तो सार्वजनिक पब्लिक में चले जाएगा, अगर निजी है तो निजी में चला जाएगा। आप इधर देखिए, टीचर क्या है भैया? सेवा मदद करता है, तो अपनी सेवा की मतलब फीस चार्ज करता है, तो इसमें किसमें आएगा? टर्सरी में आएगा। अब इधर देखिए, अगर छोटका मोटका टीचर है तो असंगठित, अगर कोई सरकारी जॉब में है या किसी बड़ी संस्था में मतलब पढ़ाता है तो किस में चला जाएगा? संगठित में चला जाएगा। इधर देखिए, अगर सरकारी टीचर है तो सार्वजनिक, अगर कहीं निजी कोचिंग वगैरह में पढ़ा रहा है तो निजी। आप बताइए, कोई पकोड़ा तल रहा है रोड पर ठेला लगाकर, किस में आएगा? भैया जब तक वो तल रहा है मतलब बना रहा है तो किस में आएगा? इधर देखिए, द्वितीय निर्माण कर रहा है, ठीक है। अब इधर देखिए, कोई पकोड़ा तलने वाला मतलब संगठित हो सकता है, उसका कोई टाइम सैलरी वगैरह फिक्स हो सकती, कभी फिक्स नहीं हो सकती, वो किस में आएगा? असंगठित में ही आएगा, अनऑर्गेनाइज्ड में ही आएगा। इधर देखिए, क्या कोई पकोड़ा तलने वाला सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर का हो सकता है कि सार्वजनिक रूप से पकोड़ा तल रहा है? कोई नहीं हो सकता, तो निजी सेक्टर में ही आएगा।
अब आप बताइए, कोई मोची है जूते पॉलिश कर रहा है, किस में आएगा? देखिए जब तक वो पॉलिश कर रहा है मतलब सेवा कर रहा है तो तृतीयक में आएगा, लेकिन अगर वो जूते को जोड़ रहा है, चिपका रहा है तो किस में चला जाएगा? द्वितीयक में। निर्माण कर रहा है, इधर देखिए, इधर किस में आएगा? असंगठित में ही आएगा, उसका कोई टाइम सैलरी वगैरह फिक्स थोड़ी होता है। इधर किस में आएगा? क्या कोई सार्वजनिक मोची हो सकता है कि सबके जूते पॉलिश करता हो, जोड़ तक वगैरह हो? क्या सार्वजनिक हो सकता है? कभी निजी हो सकता है मोची। इधर देखिए, एक रिक्शा चलाने वाला क्या किसी चीज का उत्पादन कर रहा है? क्या किसी चीज का निर्माण कर रहा है? विनिर्माण कर रहा है? किस में आएगा? भैया सेवा मदद कर रहा है, टर्सरी में आएगा। इधर देखिए, क्या संगठित में आएगा? उसका कोई टाइम फिक्स होता है? नहीं होगा, तो असंगठित में आएगा। इधर देखिए, सार्वजनिक में थोड़ी आएगा, सार्वजनिक रूप से रिक्शा चलाएगा क्या? नहीं, निजी सेक्टर में ही आएगा। अब इधर देखिए, पुलिस किस में आएगी? भैया टर्सरी सेक्टर में आएगी, सेवा मदद करती है। इधर किस में आती? हमेशा संगठित में आएगी। कितना बड़ा समझ रहे, संगठित है, उसका टाइम फिक्स होता है, सैलरी फिक्स होती है, पीएफ वगैरह सब कुछ फिक्स होता है। इधर किस में आएगा? क्या निजी सेक्टर में पुलिस घुस जाएगी? नहीं, सार्वजनिक से की होती है पुलिस। इधर देखिए, सेना किस में आएगी? टर्सरी में आएगी, नॉर्मली संगठित में आएगी। और इधर सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर में आएगी। एक नाई बाल काटने वाला किस में आएगा? भैया सेवा मदद कर रहा है, टर्सरी में आएगा। और इधर असंगठित, क्या संगठित हो सकता है? उसका कोई टाइम फिक्स रहता है, सैलरी फिक्स रहती है। इधर देखिए, इधर सार्वजनिक में आएगा क्या? वो क्या कोई नाई ऐसा हो सकता है जो सार्वजनिक रूप से सबके बाल काटता हो? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, तो निजी में आएगा। इधर देखिए, कोई गोलगप्पे बेच रहा है, गोलगप्पे मतलब पानी पूरी बेच रहा है, तो किस में आएगा? भैया जब तक अगर उसने बनाया होगा गोलगप्पे वो द्वितीयक, लेकिन वो बेच रहा है क्या? तृतीयक। ठीक है, तो इसमें क्या सेवा मदद कर रहा है? सेवा मतलब के पैसे ले रहा है, सेवा मदद के बदले पैसे ले रहा है, लेकिन उसने जो घर पे बनाया होगा ना पानी पूरी, वो द्वितीयक में चले जाएगा। तो बेच रहा है रोड पे, तो तृतीयक। और जब वो संगठित में थोड़ी आएगा, क्या उसका टाइम सैलरी वगैरह थोड़ी फिक्स होती है, तो असंगठित में आएगा। इधर देखिए, सार्वजनिक में तो आ ही नहीं सकता भैया, कोई पानी पूरी वाला सार्वजनिक रूप से हो सकता है? नहीं, निजी होगा। अब आप बताइए, परिवहन जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है सब किस में आता है? टर्सरी में आता है। इधर किस में? संगठित असंगठित दोनों में आ सकता है। इधर सार्वजनिक, अगर कोई सार्वजनिक का काम कर रहा है मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है, सार्वजनिक, नहीं तो निजी, प्राइवेट। अब आप घर पे जाकर ध्यान से सोचिएगा, आपके पापा इधर से किस में आएंगे, इधर से किस में आएंगे, और इधर से किस में आएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है।